मेरे हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी और मेरे मांग का सिंदूर अभी तक ताज़ा था कि मेरे पति ने मेरी तरफ देखा, अपनी शादी की अंगूठी उतारकर मेरी हथेली पर रख दी और सिर्फ इतना कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अगले ही पल वो कमरे से बाहर चले गए और फिर कभी उस रात वापस नहीं लौटे। लोगों ने कहा दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़कर भाग गया, लेकिन कई महीनों बाद मुझे उनके जाने की असली वजह पता चली। तब मुझे एहसास हुआ कि उस रात उन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा था, बल्कि मेरी ज़िंदगी बचाई थी। मेरा नाम नैना है। उस रात मेरे कमरों में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बाहर आंगन में अभी भी कुछ रिश्तेदार हंस बोल रहे थे। घर की औरतें मुस्कुराते हुए मुझे छेड़कर जा चुकी थीं। हर किसी को लग रहा था कि मेरी नई जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत होने वाली है, लेकिन मेरे सामने बैठे आरव की आंखों में खुशी नहीं थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों या किसी के आने से डर रहे हों। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी, उसे मेरी हथेली पर रखा और धीमी आवाज़ में बोले, काश ये शादी किसी और दिन हुई होती। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने जेब से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज़ निकाला और मेज पर रख दिया। अभी मुझसे कोई सवाल मत करना, और अगर कभी मुझ पर भरोसा किया हो तो बस मेरा इंतज़ार करना। इतना कहकर उन्होंने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उस नज़र में अजीब सी बेबसी थी, जैसे वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन रुक भी नहीं सकते थे। अगले ही पल उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर देखा और तेज कदमों से चले गए। मैंने सोचा शायद किसी ज़रूरी काम से गए होंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन वो वापस नहीं आए। रात बीत गई। सुबह होते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। आरव कहाँ है? हर तरफ यही सवाल गूंज रहा था। सासू माँ ने घबराकर मुझसे पूछा, वो तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, वो रात में ही चले गए थे। बस इतना सुनना था कि पूरे घर की नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। पहले ही रात ऐसा क्या हो गया? लड़का बिना बताए घर छोड़कर क्यों चला गया? कहीं लड़की ने कुछ कहा तो नहीं? हर सवाल मेरे सीने पर बोझ बनता जा रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई और मेज पर रखा वही कागज़ उठाया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं लौट कर ना आऊँ तब भी किसी से नफरत मत करना। सच एक दिन खुद तुम्हारे सामने आएगा। मैं उस लाइन का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि नीचे से अचानक किसी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, जल्दी नीचे आइए, पुलिस आई है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियाँ उतरते ही मैंने देखा दरवाजे पर खड़े इंस्पेक्टर के हाथ में आरव की तस्वीर थी। उन्होंने घर वालों की तरफ देखा, कहा, हमें आरव की तलाश है, क्योंकि शादी की रात उनके गायब होने का मामला जितना आप लोग समझ रहे हैं उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। उस एक वाक़ये ने मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत को एक ऐसे रहस्य में बदल दिया जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। घर में जितने लोग थे उतनी ही कहानियाँ बन चुकी थीं। कोई कह रहा था कि लड़का शादी से खुश नहीं था, कोई कह रहा था कि उसने मजबूरी में शादी की थी, तो कोई
धीमी आवाज़ में मेरे चरित्र तक पर सवाल उठाने लगा। मैं बस एक कोने में बैठी सब सुन रही थी। सबसे ज़्यादा दर्द उन बातों का नहीं था, दर्द इस बात का था कि जिस इंसान ने जाते समय सिर्फ भरोसा मांगा था, उसी के बारे में सबसे पहले लोग गलत सोचने लगे थे। दोपहर तक पुलिस पूरे घर की तलाशी ले चुकी थी। इंस्पेक्टर विनय ने आरव का कमरा भी खुलवाया। अलमारी, दराज, लैपटॉप, फाइलें, सब कुछ देखा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे पता चलता हो कि वो अपनी मर्जी से हमेशा के लिए गया है। उल्टा उसके सारे ज़रूरी दस्तावेज, बैंक कार्ड, पासपोर्ट और यहाँ तक कि उसका बटुआ भी कमरे में ही रखा था। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, जो आदमी भागने की योजना बनाता है वो अपना सब कुछ घर पर छोड़कर नहीं जाता। उनकी बात सुनकर पहली बार मुझे लगा शायद मेरा भरोसा गलत नहीं था। शाम को सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे। जाते जाते भी कई लोग मुझे हमदर्दी नहीं ताने देकर गए। बेटी, भगवान किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। अभी तो शादी हुई है, आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी? मैं बस मुस्कुराने की कोशिश करती रही। रात को जब पूरा घर सो गया, मैं अकेले उसी कमरे में बैठी थी। मेरी नज़र बार बार उस खाली कुर्सी पर जा रही थी जहाँ कुछ घंटे पहले आरव बैठे थे। तभी मेरी नज़र बेड के नीचे किसी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। मैंने झुककर देखा, वो एक छोटी सी चाबी थी, बहुत साधारण, लेकिन उसके साथ एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। मुझे याद आया, शादी से ठीक पहले जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, तब मैंने यही लाल धागा आरव की जेब से बाहर झांकते हुए देखा था। मतलब ये चाबी उसी की थी। मैंने उसे उठाकर ध्यान से देखा। उस पर बहुत छोटे अक्षरों में सिर्फ एक शब्द लिखा था, A27। ये किस चीज़ की चाबी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उनकी आंखें पूरी रात रोने से सूज चुकी थीं। उन्होंने पहली बार मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, नैना, अगर आरव ने तुमसे कुछ कहा हो, कुछ भी, तो मुझसे मत छिपाना। मैंने एक पल के लिए उस चाबी की तरफ देखा, फिर चुपचाप सिर हिला दिया। ना जाने क्यों मुझे लगा कि अभी किसी को इसके बारे में बताना सही नहीं होगा। सासू माँ चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया ही था कि अचानक मेरी नज़र मेज पर रखी शादी की तस्वीर पर गई। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसी तस्वीर के कोने में कुछ ऐसा दिख रहा था जो शादी के समय किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। जूम करके देखने पर साफ दिखाई दिया। भीड़ के बीच काले कपड़ों में खड़ा एक अनजान आदमी सीधे कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि आरव की तरफ देख रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, आरव भी उसी आदमी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही डर था जो मैंने कमरे में पहली बार देखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या आरव उस आदमी को पहले से जानते थे? क्या उसी की वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए? मैं अभी यही सोच ही रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहती हो तो किसी पर भरोसा मत करना, तुम्हारे अपने पे भी नहीं। संदेश पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ मेरे पति के गायब होने का नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत था। उस अनजान नंबर से आया हुआ संदेश
मैं बार बार पढ़ रही थी। अगर सच जानना चाहती हो तो किसी पर भरोसा मत करना, तुम्हारे अपने पे भी नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया। मोबाइल कुछ सेकंड तक बजता रहा, फिर अचानक स्विच ऑफ हो गया। मैंने दोबारा कोशिश की। इस बार भी वही हुआ। अब मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर आरव जिंदा है तो वह है कहाँ, और उनसे इतनी बड़ी दुश्मनी किसकी है। मैंने किसी को उस मैसेज के बारे में नहीं बताया। सुबह पुलिस फिर घर आई। इंस्पेक्टर विनय ने सभी से अलग अलग सवाल किए। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने शांत आवाज़ में पूछा, शादी की रात आरव ने कोई अजीब बात कही थी। मैं कुछ पल चुप रही। मुझे उनका लिखा हुआ खत याद आया, लेकिन मैंने उसे छिपा लिया। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों में देखा, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि मैं पूरी बात नहीं बता रही। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जाते जाते इतना बोले, अगर कुछ भी याद आए तो चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुरंत मुझे बता देना। पुलिस के जाने के बाद मैं पहली बार आरव के कमरे में अकेली गई। कल पुलिस ने पूरे कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन मेरा ध्यान एक ऐसी चीज़ पर गया जिस पर शायद किसी की नज़र नहीं पड़ी। बुक शेल्फ में रखी सारी किताबें एक सीधी लाइन में थी। सिर्फ एक किताब थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। मैंने उसे खींचा। जैसे ही किताब बाहर आई, अलमारी के अंदर से हल्की सी टक की आवाज़ आई। मैंने ध्यान से देखा। लकड़ी के पैनल का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया था। उसके अंदर एक छोटा सा खांचा बना हुआ था, लेकिन वह खाली था। सिर्फ नीचे धूल में किसी चीज़ के पड़े रहने का निशान दिखाई दे रहा था। मतलब यहाँ पहले कुछ रखा हुआ था, और शायद शादी से ठीक पहले किसी ने उसे निकाल लिया था। उसी खांचे के कोने में एक आधा फटा हुआ कागज़ दबा हुआ था। मैंने उसे निकाला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, लॉकर नंबर A27। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यही वही नंबर था जो उस छोटी सी चाबी पर लिखा हुआ था। अब मुझे यकीन हो गया कि चाबी किसी लॉकर की थी, लेकिन कौन सा लॉकर और उसमें क्या रखा है। तभी बाहर से आवाज़ आई, नैना नीचे आओ। मैंने जल्दी से वह कागज़ अपने दुपट्टे में छिपा लिया और नीचे चली गई। ड्राइंग रूम में एक अधेड़ उम्र के सज्जन बैठे थे। सासू माँ ने परिचय कराया। ये आरव के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शेखावत। उन्होंने मुझे देखते ही गहरी सांस ली। बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आरव ऐसा कर सकता है। मैंने धीरे से पूछा, क्या वो पहले से किसी चीज़ से परेशान थे? प्रोफेसर शेखावत कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, पिछले 1 महीने से वो बार बार एक ही बात कहते थे। मैं उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगी। वो कहते थे, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो किसी बेगुनाह को दोष मत देना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी आरव को पहले से अंदाजा था कि कुछ होने वाला है। प्रोफेसर के जाने के बाद मैं देर तक सोचती रही। अचानक मुझे याद आया, आरव की कार अब भी घर के गैरेज में खड़ी थी। मैं तुरंत वहां पहुंची। कार लॉक थी, लेकिन चाबी वहीं टंगी हुई थी। मैंने कार खोली। सब कुछ संभालने लग रहा था। तभी मेरी नज़र ड्राइवर सीट के नीचे पड़ी। वहाँ एक पुराना लिफाफा दबा हुआ था। मैंने उसे निकाला। उसके अंदर एक बैंक की रसीद थी। उस पर साफ लिखा था, सेफ डिपॉजिट लॉकर A27, और नीचे तारीख, शादी से ठीक 1 दिन पहले। लेकिन
सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। रसीद के पीछे किसी ने जल्दबाजी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लॉकर पहले नैना खोलेगी, कोई और नहीं। क्योंकि मुझे पता है दुनिया में अगर कोई मेरी बात पर आखिरी सांस तक भरोसा करेगा तो वो सिर्फ नैना होगी। मेरी सांसें रुक सी गईं। आरव ने शादी से पहले ही मेरा नाम क्यों लिखा था? क्या उन्हें पहले से पता था कि वो मेरे साथ नहीं रह पाएंगे? मैं उसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक गैरेज के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा, एक अनजान आदमी खड़ा था। उसने मुझे घूरते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो A27 के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर वह पल भर में गायब हो गया। मैं दौड़कर बाहर निकली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस आदमी के गायब होने के बाद मैं कई मिनट तक सड़क पर खड़ी रही, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। जैसे वो आया भी था और हवा में गायब भी हो गया। मैं वापस कमरे में आई। मेरे हाथ में अब 3 चीज़ें थीं, आरव की छोड़ी हुई चिट्ठी, A27 लिखी हुई छोटी सी चाबी और बैंक की रसीद। तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, लेकिन सच अब भी बहुत दूर था। उसी शाम मैंने फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद उस लॉकर तक जाऊँगी। अगली सुबह मैंने घर वालों से कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ। असल में मैं सीधे उस बैंक पहुँची जिसका नाम रसीद पर लिखा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने काउंटर पर जाकर रसीद दिखाई। कर्मचारी ने कंप्यूटर में कुछ देखा, फिर मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैडम, इस लॉकर की जानकारी हम ऐसे नहीं दे सकते, मैंने धीरे से कहा। लेकिन मेरे पास इसकी चाबी है। मैंने चाबी मेज पर रख दी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर तुरंत बैंक मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर ने मुझे अपने कैबिन में बिठाया। उन्होंने मेरा पहचान पत्र और शादी का प्रमाण पत्र मंगवाया। फिर आरव के छोड़े हुए निर्दोषों से उनका मिलान किया। सब कुछ सही मिलाने के बाद ही उन्होंने बेसमेंट में मौजूद A27 लॉकर तक मुझे ले जाने की अनुमति दी। रास्ते में चलते हुए उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपका नाम? नैना। मेरा नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कंप्यूटर में फिर कुछ देखा और धीरे से बोले, आपसे मिलने के लिए कोई पहले ही निर्देश छोड़ गया था। मेरी धड़कन तेज हो गई। किसने? उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। उसमें एक दस्तावेज लगा था। नीचे आरव के हस्ताक्षर थे और उसमें साफ लिखा था, यदि मैं स्वयं लॉकर लेने ना आ सकूं, तो इसे केवल मेरी पत्नी नैना के सामने खोला जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं। मेरी आंखें भर आई। यानी शादी से पहले ही आरव ने ये सब सोच रखा था। लेकिन क्यों? मैनेजर मुझे बेसमेंट की तरफ ले गए। लंबे गलियारे के आखिर में लोहे के बड़े बड़े लॉकर लगे थे। कुछ ही कदम बाद हम A27 के सामने खड़े थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी ताले में डाली। टक, ताला खुल गया। मैंने धीरे धीरे लॉकर का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई गहने नहीं थे, कोई पैसे नहीं थे, सिर्फ एक सफ़ेद लिफाफा था, एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा पेन ड्राइव। मेरी नज़र सबसे पहले तस्वीर पर गई। तस्वीर देखकर मेरी सांस जैसे रुक गई। उसमें आरव थे, लेकिन उनके साथ जो व्यक्ति खड़ा था उसे मैं अच्छी तरह पहचानती थी। वो मेरे अपने पापा थे। मैं स्तंभ रह गई। आरव और पापा एक दूसरे को कैसे जानते थे?
उन्होंने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर आरव की लिखावट में एक पत्र था। पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरी आंखें फैल गईं। नैना, अगर तुम इस खत को पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, मुझे जाना पड़ा था। मैंने आगे पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक पूरे बैंक की बिजली चली गई। बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जली। तभी मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा। एक नकाबपोश आदमी तेजी से मेरी तरफ भाग रहा था। उसकी नज़र सीधे मेरे हाथ में पकड़े हुए पेन ड्राइव पर थी और उसके हाथ में चमकता हुआ चाकू देखकर मेरी सांस अटक गई। नकाबपोश आदमी मेरी तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ पेन ड्राइव। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उसने जोर से चिल्लाकर कहा, वो पेन ड्राइव मुझे दे दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा घबराहट थी। मैं पीछे हटने लगी। तभी बैंक के सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए बेसमेंट में पहुंचे। नकाबपोश आदमी ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर बिना हमला किए उल्टे रास्ते से भाग गया। मैं हैरान रह गई। अगर उसका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का था तो उसने मौका होते हुए भी ऐसा क्यों नहीं किया? गार्ड उसके पीछे भागे, लेकिन कुछ मिनट बाद खाली हाथ लौट आए। मैंने तुरंत लिफाफा, तस्वीर और पेन ड्राइव अपने बैग में रख लिए। बैंक मैनेजर भी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, मैडम, आपको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं बिना कुछ बोले बैंक से बाहर आ गई। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं आज लॉकर खोलने आने वाली हूँ? इसका मतलब मेरी हर गतिविधि पर किसी की नज़र थी। घर पहुंचकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। सबसे पहले मैंने आरव का खत पूरा पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, नैना, जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस सच्चाई से दूर रखूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं शादी की पहली रात चला जाऊँ तो इसे मेरी बेवफाई मत समझना। उस रात मेरे पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खतरे में डाल दूँ या तुमसे दूर जाकर तुम्हारी ज़िंदगी बचा लूँ। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार मुझे यकीन हुआ आरव ने मुझे छोड़ने का फ़ैसला अपने लिए नहीं लिया था, लेकिन आखिर किस खतरे की बात कर रहे थे। मैंने तुरंत पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो दिखाई दिया। वीडियो चलाया। स्क्रीन पर आरव थे। उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो नैना, तो इसका मतलब मेरी योजना सफल नहीं हुई। उन्होंने गहरी सांस ली। अब तुम्हें वो सच जानना ही होगा जिसे मैं हमेशा छिपाना चाहता था। इतना कहकर उन्होंने कैमरे के सामने एक पुरानी फाइल रखी। फिर बोले, आज से 25 साल पहले तुम्हारे पापा और मेरे पापा सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक ही कंपनी के पार्टनर थे। मैं ध्यान से सुनने लगी, लेकिन एक हादसे के बाद सब बदल गया। उस हादसे में मेरे पापा की मौत हो गई और पूरी दुनिया ने तुम्हारे पापा को दोषी मान लिया। मेरे हाथ कांप गए। पापा ने तो हमेशा कहा था कि उनका आरव के परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। फिर ये क्या था? आरव आगे बोले, लेकिन सच कुछ और है।
जिस इंसान को दुनिया गुनहगार समझती रही, शायद वह गुनहगार नहीं था। असली गुनहगार आज भी जिंदा है, और वही इंसान आज हमारे परिवारों के पीछे पड़ा है। इतना सुनते ही वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई। मैंने दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन फाइल वहीं ख़त्म हो चुकी थी। मैं निराश होकर पीछे हटी। तभी मुझे एहसास हुआ, लिफाफे में एक और छोटा सा कागज़ रखा था, जो पहले मेरी नज़र से छूट गया था। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, पुराना शिवपुर गोदाम, और नीचे एक समय, शाम 7 बजे। मैंने घड़ी देखी, 6:30 बज चुके थे। मतलब अगर मुझे वहाँ पहुँचना था तो अभी निकलना होगा। मैंने बिना किसी को बताए घर से निकलने का फ़ैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं मुख्य दरवाजे तक पहुँची, पीछे से मेरे पापा की आवाज़ आई, नैना, कहाँ जा रही हो? मैं ठिठक गई। मैंने पहली बार उनके चेहरे की तरफ गौर से देखा। वो मुझे नहीं, मेरे हाथ में पकड़े हुए उसी बैग को देख रहे थे, जिसमें लॉकर से मिली सारी चीज़ें रखी थीं। और उसी पर मेरे मन में पहली बार ये सवाल उठा, क्या सचमुच मेरे पापा उतने ही बेगुनाह हैं जितना मैं अब तक मानती आई थी? मैं वहीं रुक गई। पापा की नज़रें अब भी मेरे बैग पर टिकी हुई थी। उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, इतनी शाम को कहाँ जा रही हो बेटा? मैंने पहली बार उनसे झूठ कहा, बस मेरी एक सहेली की तबीयत खराब है। उन्होंने कुछ सेकंड तक मेरी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। मैंने राहत की सांस ली और घर से निकल गई। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जैसे ही मेरी कार गली से बाहर निकली, एक काली SUV चुपचाप मेरा पीछा करने लगी। शाम के ठीक 7 बजे मैं पुराने शिवपुर गोदाम के बाहर खड़ी थी। वह जगह कई सालों से बंद पड़ी थी। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और अजीब सी खामोशी थी। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। पूरा गोदाम धूल से भरा हुआ था। अचानक भीतर से किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं आवाज़ की दिशा में बढ़ी। एक बुजुर्ग चौकीदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, तुम नैना हो? मैं चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वह हल्का सा मुस्कुराया। जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, उसने कहा था कि एक दिन उसकी पत्नी ज़रूर आएगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आरव यहाँ आए थे? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, शादी से 2 दिन पहले। मेरी आंखें फैल गईं। यानी आरव को पहले से पता था कि एक दिन मैं यहाँ पहुँचूँगी। चौकीदार ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। मैंने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक नक्शा था। नक्शे पर लाल स्याही से एक जगह पर गोला बना हुआ था। उसके नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच ज़मीन के नीचे है। मैंने चौकीदार की तरफ देखा। उन्होंने गोदाम के बीचों बीच बड़े पुराने लोहे के प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। मैंने पूरी ताकत से उसे हटाया। नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दी। एक गुप्त तहखाना। मैं कांपते कदमों से नीचे उतरी। तहखाने में एक छोटी सी मेज, कुछ फाइलें और दीवारों पर टंगी कई पुरानी तस्वीरें थीं। मैंने टॉर्च जलाकर पहली तस्वीर देखी। उसमें मेरे पापा, आरव के पापा और एक तीसरा आदमी साथ खड़े थे। मैं उस तीसरे चेहरे को नहीं पहचानती थी, लेकिन अगली तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तीसरा आदमी इंस्पेक्टर विनय था। मैं कुछ पल तक तस्वीर को घूरती रह गई। ये कैसे हो सकता है?
25 साल पुरानी तस्वीर में इंस्पेक्टर विनय? फिर अचानक मुझे समझ आया, नहीं, वो इंस्पेक्टर विनय नहीं था। चेहरे की समानता इतनी ज़्यादा थी कि पहली नज़र में कोई भी धोखा खा सकता था। तस्वीर के पीछे नाम लिखा था, विक्रम विनय प्रताप, यानी इंस्पेक्टर विनय के पिता। मैंने अगली फाइल खोली। उसमें पुराने अखबारों की कतरनें थीं। एक खबर की हेडलाइन पढ़ते ही मेरा दिल बैठ गया, व्यापारी की संदिग्ध मौत, साझेदारों पर उठे सवाल। खबर में आरव के पिता का जिक्र था, लेकिन सबसे नीचे लाल पेन से किसी ने लिखा था, हत्यारा अभी तक आज़ाद है और आज भी दोनों परिवारों के बीच मौजूद है। अचानक ऊपर से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैंने घबराकर ऊपर देखा। तहखाने का लोहे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो चुका था। मैं दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंची। पूरा दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया गया था। उसी समय ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, बहुत खोज लिया तुमने, नैना? मैंने घबराकर पूछा, कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करती हो, वही तुम्हें यहाँ तक लाया है। मेरी धड़कन रुक सी गई, क्योंकि वो आवाज़ मुझे बेहद जानी पहचानी लगी। वो आवाज़ बिल्कुल पापा जैसी थी, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि सच में वो उन्हीं की थी। तहखाने का लोहे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। पापा, अगर बाहर आप हैं तो दरवाज़ा खोलिए। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर ऊपर से वही आवाज़ सुनाई दी, नैना, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो सामने आइए। इस बार कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर बाहर किसी गाड़ी के तेजी से स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं समझ गई, जो भी था जा चुका था। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। तहखाने में हवा आने के लिए एक पुरानी जाली लगी हुई थी। उसी समय मेरे मोबाइल पर नेटवर्क की एक लाइन आ गई। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर विनय को कॉल लगाया। हेलो, मैं तहखाने में बंद हूँ। इतना ही कह पाई थी कि कॉल कट गया, लेकिन शायद मेरी लोकेशन उन तक पहुँच चुकी थी। करीब 20 मिनट बाद ऊपर से मशीनों की आवाज़ें आने लगी। लोहे का दरवाज़ा काटा गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर विनय अपनी टीम के साथ अंदर आए। उन्होंने मुझे सुरक्षित बाहर निकाला। मैंने बिना देर किए सारी बातें बता दी, लॉकर, पेन ड्राइव, आरव का खत और अभी अभी सुनी हुई आवाज़। इंस्पेक्टर विनय बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, नैना, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने जेब से अपना बटुआ निकाला। उसमें से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकाली, वही तस्वीर जिसमें उनके पिता, मेरे पापा और आरव के पापा साथ खड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ये मेरे पिताजी हैं, विक्रम विनय प्रताप। उन्होंने मरने से पहले मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर कभी आरव या नैना मुसीबत में हो तो उनकी हर कीमत पर मदद करना। मैं चौंक गई। मतलब, आपको पहले से सब पता था? उन्होंने सिर हिलाया। कुछ बातें पता थी, लेकिन पूरा सच नहीं। आरव पिछले 6 महीने से मेरे संपर्क में था। मेरे कदम लड़खड़ा गए। क्या? उसे यकीन था कि शादी के आसपास कोई बड़ी घटना होगी, इसलिए उसने पहले से कुछ सबूत अलग अलग जगह छिपा दिए थे।
मैंने तुरंत पूछा, तो आरव कहाँ है? इंस्पेक्टर विनय ने गहरी सांस ली। यही तो हम भी नहीं जानते। उसी समय एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर, गोदाम के बाहर एक बाइक मिली है। उसकी डिक्की में किसी ने एक पैकेट रखा है। हम सब बाहर पहुंचे। पैकेट पर साफ लिखा था, सिर्फ नैना के लिए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पैकेट खोला। अंदर एक मोबाइल फ़ोन था, बहुत पुराना मॉडल। जैसे ही मैंने उसे ऑन किया, उसमें सिर्फ एक ही ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। मैंने प्ले बटन दबाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज़ आती रही। फिर आरव की आवाज़ सुनाई दी। नैना, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रही हो तो इसका मतलब मैं अब भी उनके हाथों से बचता फिर रहा हूँ। मेरी आंखें भर आईं। आरव आगे बोले, जिस इंसान को तुम इस पूरे मामले का सबसे बड़ा दुश्मन समझती रही हो, वो असली दुश्मन नहीं है। मैंने सांसें रोक ली। फिर उनकी अगली बात ने सब कुछ बदल दिया। जिस दिन तुम असली गुनहगार का नाम सुनोगी, तुम्हें अपने ही परिवार वालों और मेरे परिवार के बीच चुनना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग यहीं ख़त्म हो गई। मैं स्तंभ खड़ी थी। लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर विनय के फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने कॉल उठाई। सामने से जो खबर मिली, उसे सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, नैना, अभी अभी सूचना मिली है, आरव मिल गए हैं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल इंस्पेक्टर ने अपना वाक्य पूरा किया। लेकिन जिस हालत में वो मिले हैं, वो गंभीर रूप से घायल हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंस्पेक्टर विनय की बात सुनकर ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आरव कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल। मैं बिना एक पल गवाए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। पूरे रास्ते मेरे मन में एक ही दुआ थी, बस एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझसे बात कर लें। अस्पताल पहुंचते ही मैंने देखा, आईसीयू के बाहर कई पुलिस वाले खड़े थे। इंस्पेक्टर विनय ने मुझे अंदर जाने की अनुमति दिलाई। मैंने धीरे धीरे आईसीयू का दरवाज़ा खोला। आरव बेड पर लेटे थे। चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वो जिंदा थे। मैं उनकी तरफ बढ़ी। उसी समय उनकी उंगलियां हल्की सी हिली। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने मुझे देखा और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कमज़ोर आवाज़ में उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम सच तक पहुंच जाओगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे? अगर मुझ पर भरोसा था तो मुझे साथ क्यों नहीं लिया? आरव ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, क्योंकि वो लोग तुम्हें मेरे ज़रिए निशाना बनाना चाहते थे। अगर मैं उस रात कमरे में रुक जाता तो अगली सुबह शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचते। मैं सन्न रह गई। यानी उन्होंने सचमुच मेरी जान बचाने के लिए मुझे अकेला छोड़ा था। मैं कुछ और समझ पाती उससे पहले आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने आरव को आराम करने के लिए कहा। मैं बाहर निकल आई। तभी इंस्पेक्टर विनय तेज़ी से मेरी तरफ आए। नैना, हमें अभी अभी एक और सबूत मिला है। उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दिखाई। उसमें कई बैंक ट्रांजैक्शंस, ज़मीन के कागज़ और पुराने एग्रीमेंट थे। लेकिन सबसे अहम था एक हस्तलिखित कबूलनामा, जिस पर किसी का नाम नहीं था। उसमें लिखा था, मैंने दोनों परिवारों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया क्योंकि मुझे उनकी पूरी संपत्ति चाहिए थी। मैंने जल्दी से आखिरी पन्ना पलटा। वहाँ सिर्फ एक निशान बना था, एक सुनहरे शेर का निशान।
आरव ने भी यही निशान अपने वीडियो में एक बार दिखाया था। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, ये किसका निशान है? उन्होंने गंभीर आवाज़ होकर बोला, यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय अस्पताल के बाहर अचानक ब्रेक लगने की तेज़ आवाज़ आई। एक सफ़ेद कार अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। उसमें से एक लगभग 70 साल के बुजुर्ग उतरे। उन्हें देखते ही इंस्पेक्टर विनय के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने तुरंत सलाम किया। सर आप? बुजुर्ग सीधे मेरी तरफ आए। उन्होंने मेरी एक पुरानी अंगूठी बढ़ाई। वह बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी जैसी आरव ने शादी की पहली रात मेरी हथेली पर रखी थी। मैं हैरान रह गई। ये आपके पास कैसे आई? बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्योंकि आरव ने ये अंगूठी मुझे उस रात दी थी और उसने मुझसे कहा था अगर मैं वापस ना लौटी तो ये अंगूठी नैना को तभी देना जब वो सच के आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाए। मैं स्तब्ध रह गई। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, असली गुनहगार का नाम सिर्फ इस डायरी में है। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली, लेकिन पहला पन्ना पढ़ने से पहले ही अस्पताल की पूरी बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में किसी ने मेरे हाथ से डायरी झपट ली। मैंने चीखकर कहा, कौन है? अगले ही पल अस्पताल के गलियारे में किसी की आवाज़ गूंजी, सच जानने की कीमत हमेशा बहुत बड़ी होती है, नैना। और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंज उठी। धमाके की आवाज़ सुनते ही पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ पल के लिए चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ से डायरी जा चुकी थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। वही बुजुर्ग ज़मीन पर गिरे हुए थे। मैं तुरंत उनके पास पहुंची। आप ठीक हैं? उन्होंने कांपती आवाज़ में मेरा हाथ पकड़ा। डायरी उन्हें मत ले जाने देना, इतना कहकर उन्होंने सामने की तरफ इशारा किया। धुएं के बीच एक आदमी डायरी लेकर भाग रहा था। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो अस्पताल के पिछले गेट से बाहर निकला। बाहर पहले से एक काली एसयूवी खड़ी थी। जैसे ही वो उसमें बैठने लगा, अचानक दूसरी तरफ से एक बाइक तेज़ी से आई और उसकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं उतारा, लेकिन उसने बिना समय गंवाए उस आदमी के हाथ से डायरी छीन ली। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मैं भी वहां पहुंच गई। उसी दौरान डायरी ज़मीन पर गिर गई। मैंने तुरंत उसे उठा लिया। भागम भाग में शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया कि छीना झपटी के दौरान डायरी ज़मीन पर गिर चुकी थी। इतने में काली एसयूवी तेज़ी से वहाँ से भाग निकली। बाइक सवार भी बिना कुछ बोले दूसरी दिशा में निकल गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। इंस्पेक्टर विनय भी पुलिस टीम के साथ बाहर आ गए। उन्होंने अस्पताल की घेराबंदी करवा दी, लेकिन दोनों गाड़ियों आंखों से ओझल हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम डायरी अब मेरे पास थी। कुछ देर बाद हम अस्पताल के एक सुरक्षित कमरे में पहुंचे। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में पुराने कारोबार, मीटिंग्स और खातों का विवरण था। फिर एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, अगर ये डायरी नैना के हाथ में पहुंची है तो समझो सच सामने आने ही वाला है। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें 3 नाम लिखे थे। आरव के पिता, मेरे पापा विक्रम विनय प्रताप
इन तीनों के नीचे एक चौथा नाम लिखा था, लेकिन उस नाम पर किसी ने काली स्याही फैला दी थी जानबूझकर, ताकि उसे पढ़ा ना जा सके। मैं निराश होकर डायरी बंद करने ही वाली थी कि एक छोटा सा कागज़ नीचे गिरा। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, राजगढ़ हवेली, और नीचे यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं सब खत्म होगा। इंस्पेक्टर विनय ने तुरंत पुलिस टीम तैयार की। रात के लगभग 11 बजे हम राजगढ़ हवेली पहुंचे। सालों से बंद पड़ी वह हवेली अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। मुख्य दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई हमारा इंतज़ार कर रहा हो। हम धीरे धीरे अंदर गए। हॉल में घुसते ही मेरी नज़र दीवार पर लगी एक विशाल पेंटिंग पर पड़ी। उसमें वही सुनहरे शेर का निशान बना हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने ताली बजाई। हम सब ने पलटकर देखा। सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अब भी नकाब से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बहुत दूर तक आ गई हो नैना, लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? उसने अपने चेहरे से नकाब हटाने के लिए हाथ उठाया और ठीक उसी पल मेरे पीछे खड़े इंस्पेक्टर विनय के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर विनय की आवाज़ सुनकर मेरी धड़कन जैसे थम गई। नकाबपोश आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा सबके सामने कर दिया। मैंने जैसे ही उसे देखा, मैं उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन इंस्पेक्टर विनय के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, राघव मल्होत्रा, तुम जिंदा हो? वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हाँ विनय, जिन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया था, मैं उन्हीं की सबसे बड़ी गलती बनकर वापस आया हूँ। मैंने पूछा, कौन हो और हमारे परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? राघव मेरी तरफ बढ़ा। दुश्मनी नहीं नैना, ये सिर्फ लालच था। 25 साल पहले तुम्हारे पापा, आरव के पापा और विनय के पापा ने एक नई कंपनी शुरू कर रहे थे। मैं भी उस कंपनी में था, लेकिन मैं अकेला मालिक बनना चाहता था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। मैंने सबूत ऐसे तैयार किए कि तुम्हारे पापा पर शक जाए, फिर आरव के पिता की मौत को हादसा बना दिया और दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। इतने वर्षों तक दो परिवार एक झूठ की वजह से टूटे रहे। मैंने गुस्से में पूछा, फिर आरव को क्यों निशाना बनाया? राघव हंसा, क्योंकि उसने सच जान लिया था। वह मेरे पुराने रिकॉर्ड तक पहुंच गया था। इसलिए शादी की रात मुझे खबर मिली कि वह सारे सबूत तुम्हें सौंप देगा। मेरे मन में तुरंत वह रात घूम गई जब आरव मुझे छोड़कर चला गया था। राघव बोला, मैं उसी रात उसे मारना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे पहले ही मेरी योजना की खबर दे दी थी। आज तक मुझे नहीं पता चला कि वो कौन था, लेकिन उसी एक अनजान शख्स ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। इसलिए वो तुम्हें सुरक्षित छोड़कर मेरे पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गया। अब सब कुछ साफ था। आरव भागे नहीं थे, वह सच और मेरी जान बचाने के लिए गए थे। इंस्पेक्टर विनय ने राघव को गिरफ्तार करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन राघव ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। वह बोला, अगर मैं हार गया तो ये हवेली भी नहीं बचेगी और तुम लोग भी नहीं। मेरी सांस अटक गई। राघव ने रिमोट का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
मैंने पलटकर देखा। आरव वह घायल होने के बावजूद वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने पूरी ताकत से राघव को धक्का दिया। रिमोट दूर जाकर गिर गया। इंस्पेक्टर विनय और पुलिस टीम ने तुरंत राघव को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड बाद बम निरोधक दस्ताने ने रिमोट को सुरक्षित कर दिया। सब खत्म हो चुका था। मैं दौड़कर आरव के पास पहुंची। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर उस रात तुम मुझे सब कुछ बता देते तो मैं तुम्हारा साथ नहीं देती? आरव मुस्कुराए। मुझे तुम्हारे साथ पर कभी शक नहीं था। डर सिर्फ इतना था कि अगर दुश्मनों को पता चल जाता कि तुम सच जानती हो तो वो सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब कभी मुझे अकेला छोड़ना मत। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ महीनों बाद राघव को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सभी पुराने सबूतों के आधार पर दोनों परिवारों से झूठे आरोप हट गए। मेरे पापा और आरव की माँ पहली बार वर्षों बाद एक दूसरे के सामने बिना किसी नफरत से बैठे। घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। एक शाम मैं और आरव उसी कमरे में बैठे थे जिस कमरे से वह शादी की पहली रात चले गए थे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अगर उस रात तुम नहीं जाते तो क्या होता? उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद उस रात हम पति पत्नी बन जाते, लेकिन आज तक जिंदा नहीं होते। मैंने उनकी बात सुनकर उनका हाथ थाम लिया। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी किसी का दूर चले जाना बेवफाई नहीं होता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। मैंने वही अंगूठी फिर से आरव की उंगली में पहनाई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जवाब दिया, अब अगर जाना भी है तो मेरा हाथ पकड़कर जाना। कमरे में दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार किसी जुदाई का डर नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी रिश्ते को एक पल या एक घटना देखकर गलत मत समझिए। कई बार जो दूर जाता हुआ दिखाई देता है वही आपकी सबसे बड़ी हिफाजत कर रहा होता है। भरोसा, धैर्य और सच पर विश्वास अंत में हमेशा जीतता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय।